हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो है कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच का संबंध है। यानी कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच का संबंध निर्धारित करना है। रिलेशन बिटवीन प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो बीपीएससी यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछी है। एक बार बीपीएससी 63rd में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा में बीपीएससी 65 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 63rd में और 65 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि बीपीएससी ऑडिटर में यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्ट पूछ लिया जाए या एक लॉन्ग भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि कुल कीमत प्रभाव जो है, कुल प्राइस इफेक्ट जो है, ये कैसे जो है आय प्रभाव, आय प्रभाव प्लस में प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। इसी चीज़ को हम लोग इसमें प्रूफ करते हैं कि इनकम प्राइस इफेक्ट जो है, जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, प्राइस इफेक्ट जो है इनकम इफेक्ट प्लस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का कैसे योग होता है। यानी कहने का मतलब है कि P इजकल टू आई प्लस एस कैसे होता है। इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें जो है अभी जो मैं बताया कि प्राइस इजकल टू इनकम प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग दो दो अर्थशास्त्रियों का सहारा लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग हिक्स महोदय की बात करेंगे। ठीक है, हिक्स महोदय ने कैसे इस चीज़ को प्रूफ किया कि प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। और दूसरा में स्लट्सकी महोदय को हम लोग देखेंगे कि स्लट्सकी महोदय के अकॉर्डिंग जो है प्राइस इफेक्ट इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का योग कैसे होता है। ठीक है, यानी प्राइस इफेक्ट इजकल टू आई प्लस एस को प्रूफ करने के लिए हम लोग दो अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत को अभी हम पढ़ेंगे। अगर आपसे बीपीएससी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो दोनों अर्थशास्त्रियों की बात करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप किसी भी एक थिंकर के बारे में, एक अर्थशास्त्री के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इस दोनों अर्थशास्त्रियों को प्रूफ करने के लिए मैं दो ग्राफ का मैं सहारा लूँगा। फर्स्ट हमारा ये ग्राफ है और सेकंड जो ग्राफ होगा हमारा ये ये ग्राफ है जो स्लट्सकी महोदय के अकॉर्डिंग है। अगर आप इस दोनों ग्राफ को समझ लेते हैं तो आपका ये टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और इसका जो मैं डिटेल नोट्स है मैं पेड ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। अगर किसी भी हमारे व्यूवर्स को, फ्रेंड्स को अगर पीडीएफ वाले सेक्शन में पेड ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर लीजिएगा 8539861302। आपको पेड ग्रुप में जुड़ने से क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपको यहाँ से डिटेल जो है आइडिया दे दिया जाएगा। आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं प्रीवियस वीडियो में भी कवर करवा लिया था, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बहुत ही गहरी तरीके से बैठ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ आय प्रभाव के बारे में। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, चूँकि लॉन्ग इस पर वीडियो में बता दिया हूँ। आज मैं केवल हिंट दे रहा हूँ। आय प्रभाव देखिए कितना इजी है। ठीक है, आय प्रभाव कितना इजी है। आय प्रभाव के अंतर्गत हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि उपभोक्ता का इनकम यानी उपभोक्ता की आय के बढ़ने से या उपभोक्ता की आय के घटने से उपभोक्ता की वस्तुओं का डिमांड में क्या परिवर्तन होता है, क्या डिमांड बढ़ जाएगा या डिमांड घट जाएगा।
इसी चीज़ की हम लोग स्टडी करते हैं आय प्रभाव के अंतर्गत। यानी अगर किसी उपभोक्ता का इनकम बढ़ता है या घटता है तो उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि होती है या कमी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं आय प्रभाव। लेकिन यहाँ पे एक टर्म कंडीशन है कि इसके अंतर्गत वस्तु पी एक्स का, यानी वस्तु एक्स का प्राइस इनकम का, और वस्तु वाई की इनकम को हम लोग स्थिर मानते हैं, यानी कांस्टेंट मानते हैं, किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं मानते हैं, तब ये रूल काम करता है। दूसरी बात है कि उपभोक्ता का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब आप लोग समझते हैं ना, उपभोक्ता की जो रुचि है, जो हैबिट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब इनकम इफेक्ट की हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि किसी भी उपभोक्ता का इनकम बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उपभोक्ता की इनकम घटती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यही आय प्रभाव कहलाता है। दूसरा बात है कि कीमत प्रभाव के बारे में संक्षिप्त आइडिया लेते हैं। कीमत प्रभाव को आप लोग जानते हैं कि इसे हम प्राइस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफ़ी इजी है। अगर इसे मैं शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करूं वन लाइन में, तो मैं यही कहूँगा कि वस्तुओं के प्राइस के बढ़ने से या घटने से उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं के डिमांड में क्या परिवर्तन होता है, इसी चीज़ की हम लोग स्टडी कीमत प्रभाव के अंतर्गत करते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की डिमांड को कम करना शुरू कर देगा। जब प्राइस घटेगा तो उपभोक्ता उस वस्तु के डिमांड ज़्यादा करने लगेगा। और इसी चीज़ की स्टडी हम लोग करते हैं कीमत प्रभाव के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे एक टर्म कंडीशन है कि दोनों वस्तुओं के प्राइस में वृद्धि या कमी नहीं होना चाहिए। चूँकि अभी हम जितने भी स्टडी कर रहे हैं, दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, वस्तु एक्स और वाई। इसमें किसी एक वस्तु का जो प्राइस को हमेशा स्थिर माना जाता है। स्थिर का मतलब क्या हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हो वस्तु एक्स के प्राइस में। लेकिन वस्तु वाई के प्राइस में ये परिवर्तन हो, यानी इसमें चेंजिंग हो। ठीक है, इसमें चेंजिंग हो और उपभोक्ता की जो आय है, जो इनकम हो, वो भी स्थिर रहे। यानी उपभोक्ता का इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक वस्तु के प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, दूसरे वस्तु के प्राइस में चेंजिंग होनी चाहिए। तो प्राइस के बढ़ने या घटने से उपभोक्ता द्वारा वस्तु के डिमांड में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कीमत प्रभाव के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। थर्ड नंबर पॉइंट पे जाते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर कोई दो वस्तु है, अगर कोई दो वस्तु है, वस्तु एक्स है और वस्तु वाई है। वस्तु एक्स का प्राइस पी एक्स है और वस्तु वाई का जो प्राइस है यानी कीमत वाई है, पी वाई है। तो वस्तु पी एक्स के प्राइस में चेंजिंग होने के फलस्वरूप वस्तु पी वाई पे क्या डिमांड इफेक्ट पड़ेगा, इसी चीज़ को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता क्या करता है कि महंगी वस्तु को प्रतिस्थापित करता है सस्ती वस्तु के द्वारा। मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैं डिस्कस किया था और आप लोग अपने डेली लाइफ रूटीन में देखते होंगे कि अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या आप महंगी वस्तु को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं या सस्ती वस्तु को पसंद करते हैं। कोई भी बात है, कोई भी पर्सन सस्ती वस्तु को खरीदना पसंद करेगा। तो सस्ती वस्तु को इसलिए खरीदना पसंद करेगा क्योंकि सस्ती वस्तु की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है।
तो सस्ती वस्तु की मात्रा को वो बढ़ाते जाएगा, इसकी मात्रा को क्या करेगा, वो बढ़ाते जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु सस्ती है। और इसकी मात्रा को क्या करेगा, वो घटाते जाएगा, इसकी मात्रा को घटाते जाएगा। वस्तु एक से सस्ता होने के कारण इसका प्राइस पीएक्स कम होने के कारण इसका मात्रा को बढ़ाएगा, लेकिन महंगी वस्तु की मात्रा को घटाएगा। कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में हम लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि उपभोक्ता किस तरीके से महंगी वस्तु को सस्ती वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित करते जाता है, सस्ती वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित करता है। इसी चीज़ की हम लोग स्टडी करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव में। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में मैं आइडिया दे दिया, हालांकि इस पे मैं डिटेल वीडियो भी बना दिया था, लेकिन अभी आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट रखना ज़रूरी था। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। जो हमारा फर्स्ट जो ग्राफ है वो हिग्स का ग्राफ है, इसी से रिलेटेड है। देखिए, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के पहले मैं दो तीन पॉइंट बोलूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे R1 है और यहाँ पर एस है। नीचे में आप एक्स एक्सिस देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा फिगर मेरा बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा सा नीचे से कट रहा है। R1 एस क्या है, ये कीमत रेखा है। कीमत रेखा, इसी को हम बजट रेखा भी कहते हैं। ठीक है। जब वस्तु एक्स की प्राइस में कमी होता है तो ये R1S जो है शिफ्ट होकर के R1S1 हो जाता है। आप फिगर में आप देख सकते हैं, यानी R1S कीमत रेखा जो है R1S1 कीमत रेखा में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आप देखिए, R1 यहाँ पर है और S1 यहाँ पर है। ठीक है, नीचे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिगर को और नीचे कर लिया। देखिए, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर S है, यहाँ पे R1 है। यानी जब वस्तु X की कीमत में जो परिवर्तन हुआ तो R1S जो है परिवर्तित होकर के कहाँ चला जाता है, R1S पे चला जाता है। अब आप बोलेंगे कि R1S परिवर्तित होकर के R1S1 पर क्यों जाता है? चूँकि मैं बहुत बार डिस्कस कर लिया हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आगे की चीज़ों को समझने के लिए पीछे के कॉन्सेप्ट को याद रखिए आप लोग। R1S कन्वर्ट होकर के R1S1 में क्यों हो जाता है, ये सेकंड वाला लाइन जो है हमारा, इसमें क्यों हो जाता है? चूँकि R1S1 कीमत रेखा है ना, और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये वस्तु की कीमत पे डिपेंड करता है, वस्तु की कीमत पे डिपेंड करता है, और उपभोक्ता की आय पर भी डिपेंड करता है। तो वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण, चूंकि R1S1 वस्तु की कीमत पर भी डिपेंड करता था, तो R1S जो है कन्वर्ट होकर के R1S1 पर आ जाता है। मात्र इस फिगर को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब आप देखेंगे कि R1S जो हमारा कीमत रेखा है, जो बजट रेखा है, इस R1S1 कीमत रेखा पर एक इंडिफरेंस कर्व IC1 है। देखिए, ये एक इंडिफरेंस कर्व IC1 आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व IC1 है। इस इंडिफरेंस कर्व के पी पॉइंट पर उपभोक्ता पहले संतुलन की स्थिति में होता है। हम लोग इसी तरीके से ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब वस्तु एक्स की प्राइस में कमी होती है, यानी PX, वस्तु एक्स के प्राइस में कमी होती है, तो जो नई बजट रेखा बनती है R1S1, यहाँ पे R1 है, यहाँ पर S1 है, उपभोक्ता कहाँ चला जाता है, उपभोक्ता IC3 इंडिफरेंस कर्व पे चला जाता है, एक ऊंचे उदासीनता वक्र पे चला जाता है, जिसे हम IC2 से इंडिकेट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे IC2 है। देखिए, यहाँ पर IC2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, IC2 है, और ये IC2 किस पर है, तो R1S1 कीमत रेखा पर है। पहले उपभोक्ता P पॉइंट पर था और अब उपभोक्ता R पॉइंट पर आ गया। तो P से R के बीच जो डिफरेंस आया, P से R के बीच जो कीमत में वस्तु एक्स के प्राइस में जो चेंजिंग होने के फलस्वरूप, जब उपभोक्ता P से R पॉइंट पर जा करके, R क्या है, R बिंदु पर जा करके
इंडिफरेंस कर्व IC2 के R पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, और जब आप इसी P और R को जब आपस में मिला देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं PCC, और PCC को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व। और इस प्राइस कंजम्पशन कर्व को हम लोग कहते हैं कीमत उपभोग वक्र, हिंदी में कहते हैं कीमत उपभोग वक्र। यानी कहने का मतलब है कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या हो गया, जब उपभोक्ता के जब वस्तु एक्स की प्राइस में कमी होने के फलस्वरूप जब उपभोक्ता संतुलन बिंदु पी से संतुलन बिंदु आर पर चला जाता है, और इस पी और आर के बीच को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझना टफ होगा जब आप प्रीवियस वीडियो को और मेरे दिए गए नोट्स को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं हमेशा मॉर्निंग में मैं टॉपिक दे देता हूं कि आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोग प्रीवियस मेरे PDF मेरे नोट्स को पढ़ करके आप लोग वीडियो देखना शुरू कीजिए। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए, हम लोग जो है प्रतिस्थापन प्रभाव जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत जो है यहाँ पर मैंने एक नई कीमत रेखा बनाया है। देखिए यहाँ पर एक K है और यहाँ पर T है, तो KT जो लाइन है, ये जो आप डॉट 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 करके जो आप लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, KT भी एक नई कीमत रेखा है। और ये नई कीमत रेखा क्या है, ये नई कीमत रेखा मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये R1S1 के समानांतर है, यानी पैरेलल में है, ये समानांतर है। ठीक है, यानी ये जो KT है ये क्या है, R1S1 के समानांतर होता है, और इस तरीके से इसको पॉइंट O, एक ये जो O पॉइंट है उस पॉइंट की तरफ इस तरीके से हम लोग पीछे की तरफ खिसकाते हैं कि ये जो KT है, ये KT जो है पहले वाले इंडिफरेंस कर्व IC1 के Q पॉइंट से गुजर जाए। कि Q पॉइंट से गुजरने का मतलब है कि उपभोक्ता पहले वाले समान संतुष्टि स्तर पर ही रहेगा, क्योंकि पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को Q पॉइंट पर टच कर लेता है। आप इसे KT को देखिए, ग्राफ में आप KT को देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा KT है, ये लाइन जो मैंने, ये KT जो है इंडिफरेंस कर्व IC1 को, ये IC1 को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, Q पॉइंट पे टच कर रहा है। और Q पॉइंट पे टच करने के पश्चात आप देखेंगे कि वस्तु X की मात्रा को बढ़ा रहा है। पहले देखिए वस्तु X की मात्रा 0M1 मात्रा खरीदता था, लेकिन वस्तु X की मात्रा बढ़ने के कारण 0M2 मात्रा को वो खरीदना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा निष्कर्ष यहाँ पर ध्यान से समझिए कि हम लोग जो है जो वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में, जो मैं पिछले वीडियो में भी कवर किया था, उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है, रियल इनकम, इसको हम लोग क्या बोले थे, रियल इनकम। रियल इनकम को मैं कैसे समझाया था कि मान लीजिए कि आपके पैकेट में 100 रुपया है और कोई वस्तु आपको अब 80 रुपया में ही मिलने लगी, वस्तु के प्राइस होने के बाद, तो 20 रुपया का बचत हो रहा है ना, 20 रुपया का सेविंग हो जा रहा है आपके पैकेट में। यही जो 20 रुपया का सेविंग हुआ, यही वास्तविक आय इफेक्ट कहलाता है, वास्तविक आय प्रभाव। तो जैसे ही प्राइस में कम हुआ तो उपभोक्ता R1S से शिफ्ट करता है R1S1 पर। आप देख लीजिए फिगर में, R1S से R1S1 पे शिफ्ट करता है, लेकिन उपभोक्ता का जो इनकम है उसको हम लोग कटौती करते हैं। उस 20 रुपया को हम लोग उपभोक्ता से ले लेते हैं, कहते हैं कि मान लिया जाए कि आपसे हम 20 रुपया ले लेते हैं, तो उपभोक्ता के पास 80 रुपया है,
तो उपभोक्ता के पास जो 80 रुपया बचा ना, तो वही इंडिफरेंस कर्व में IC1 पर उपभोक्ता पहुंच जाता है इस डॉट लाइन के द्वारा। ये डॉट लाइन किस चीज़ का इंडिकेशन करता है कि उपभोक्ता का जो वास्तविक आय में वृद्धि हो रहा था, ठीक है, उसमें से हम कटौती कर देते हैं 20 रुपया, चूँकि उपभोक्ता का 20 रुपया सेव हो रहा था। यही कारण है कि हम लोग एक पैरेलल लाइन, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, केटी को ड्रॉ करते हैं। और ये केटी जो है, सॉरी, ये केटी जो है इंडिफरेंस कर्व IC1 की क्यू बिंदु पर संतुलन की स्थिति में आ जाता है। अब आप लोगों के लिए इजी होगा। यहाँ पर देखिए, बिंदु P से R तक का जो गमन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, उपभोक्ता को जब वही इनकम को लौटा दिया जाता है तो उपभोक्ता यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता है। आप यहाँ पर देखिए कि उपभोक्ता P पॉइंट से R पॉइंट पर डायरेक्ट नहीं पहुँचता है, पहले P पॉइंट से Q पॉइंट पर आएगा, Q पॉइंट से फिर R पॉइंट पर जाएगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि कुल कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। ठीक है, तो बिंदु P से R तक का गमन बराबर बिंदु P से Q तक का गमन और बिंदु Q से R तक का गमन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु P से R तक का गमन डायरेक्ट नहीं होता है। ये बिंदु P से R तक का जो गमन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है उपभोक्ता का। पहले उपभोक्ता P पॉइंट से Q पॉइंट पे पहुंचता है और फिर उपभोक्ता जो है Q पॉइंट से R पॉइंट पे पहुंचता है। बात आई समझ में? पहले उपभोक्ता P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाता है, Q पॉइंट से R पॉइंट पे जाता है। चूँकि यहाँ पर जब उसका इनकम बढ़ा हुआ इनकम को कम कर दिया जाता है ना, कि प्रतिस्थापन प्रभाव को चेक करने के लिए, फिर वो 20 रुपया उसको लौटा देंगे तो उपभोक्ता यहाँ तक पहुँच जाता है, यानी P से Q पर, Q से R पर पहुँच जाता है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं कि M1 M3 बराबर M1 M2 दूरी प्लस M2 M3 दूरी। यहाँ पर देख लीजिए फिगर से क्या है, यहाँ पर देखिए M1 M3 को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। M1 M3 को यहाँ से फिगर में आप देखिए M1 M3, ये M1 M3 को आप कैसे लिखेंगे, M1 प्लस M2, फिगर से M1 और M2 के बीच की दूरी लिखिए और यहाँ पर लिखिए M2 M3 के बीच की दूरी, M2 और M3 के बीच की दूरी, तो ये आपको निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में ना? यहाँ पर M1 से M3 के बीच की दूरी को निकालने के लिए M1 M2 प्लस M2 M3 करेंगे तो M1 M3 हो जाता है, यही तो है ना। और ये M3 M1 जो है कुल कीमत प्रभाव हो गया और M2 M1 जो है प्रतिस्थापन प्रभाव को इंडिकेट करता है और यहाँ पर M3 M2 जो है ये आय प्रभाव को इंडिकेट करता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को, मुझे जितना समझाना था मैं समझा दिया, लेकिन जब आप मैं नोट्स दूंगा और उसमें जब आप मेरे नोट्स को एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना 1-2 बार और 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें 100% समझ में आएगी, क्योंकि एक बार में आप 100% नहीं समझ सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि आप 60 से 70% चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग स्लट्सकी रीति को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसमें, और स्लट्सकी महोदय के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो है वही चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नामांकन नहीं किया हूँ लेकिन मैं अभी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि R1 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे R1 पॉइंट है, यहाँ पर S पॉइंट है और यहाँ पर S1 पॉइंट है। आप लोग पहले की तरह वही चीज़ हो गया, R1S क्या है, कीमत रेखा है और वस्तु के प्राइस में जब कमी होता है तो यही R1S कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, R1S1 पर हस्तांतरित हो जाता है, यानी नई बजट रेखा बन जाती है। ये जो R1S है ये बन करके कहाँ हो जाता है, इस पॉइंट पर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर R1S पॉइंट जो हमारा है, R1S पॉइंट को आप ग्राफ में देखिए, यहाँ पर उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व IC1 के P पॉइंट पर संतुलन की स्थिति में है।
ठीक है, संतुलन की स्थिति में है। लेकिन जैसे ही वस्तु एक्स की प्राइस में कमी होता है तो ये उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व IC3, ये इंडिफरेंस कर्व IC3 है। इंडिफरेंस कर्व IC3 के आर पॉइंट पर चला जाता है और संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, अब जो है उपभोक्ता के इनकम में बढ़ोतरी होने के कारण, ठीक है, उपभोक्ता के इनकम में बढ़ोतरी होता है चूँकि वस्तु के एक्स में कमी होती है, वस्तु एक्स के प्राइस में कमी होती है, तो उस वास्तविक आय से कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इसके कारण हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन, एक नई कीमत रेखा KT खींच लेते हैं। और ये KT जो है ये भी एक कीमत रेखा है जिसे हम बजट रेखा कहते हैं, जिसे हम लोग डॉट डॉट लाइन के द्वारा मिलाए हैं। यहाँ पर केवल डिफरेंस ये है स्लट्सकी महोदय और हिक्स महोदय में कि स्लट्सकी महोदय ने KT को इस तरीके से ड्रॉ किया। ये जो KT लाइन है, कीमत रेखा है, लाइन या बजट लाइन इसको हम लोग कहेंगे, KT बजट लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये KT लाइन पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के P बिंदु से क्रॉस करे, साथ ही साथ एक ऊंचे उदासीनता वक्र IC2 के Q पॉइंट पर भी स्थिर हो जाए। यानी इस तरीके से हम लोग KT को ड्रॉ करेंगे, ये जो कीमत रेखा जो KT है कि वो जो है इंडिफरेंस कर्व IC1 के P बिंदु से भी क्रॉस करे, ये प्रारंभिक संतुलन का बिंदु था ना P, और उसके पश्चात उपभोक्ता जो है एक ऊंचे उदासीनता वक्र IC2 के Q पॉइंट पर भी एस्टैब्लिशमेंट आ जाए, मतलब वहाँ पर भी स्थिर हो जाए। कहने का मतलब है कि उपभोक्ता के पास दोनों सिचुएशन हो यूज करने का, यहाँ पर भी उपभोक्ता आ सकता है, यहाँ पर भी उपभोक्ता आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं कि कुल कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव होता है। बिंदु P से R तक का गमन, बिंदु P से Q तक का गमन, बिंदु Q से R तक का गमन। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग सारे चीज़ को दिखाए हैं। M3 M1 के बीच की दूरी, M2 M1 के बीच की दूरी, M3 M2 के बीच की दूरी, इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे। और ये चीज़ कैसे आता है यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से आप देखिए उसी तरीके से यहाँ पर M1 है, यहाँ पर M3 है, तो M1 M3 बराबर क्या होगा, M1 M2 प्लस M1 M2 हो गया, और इसी में जोड़ दीजिए M2 M3 जोड़ दीजिए, तो M1 M3 बराबर क्या हो गया, ग्राफ से M1 M2 प्लस M2 M3। ठीक है, यहाँ से आप मिला करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि M1 M3 बराबर M1 प्लस M2 बराबर M2 प्लस M3, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करके आपको देंगे ग्राफ आपको नोट्स में। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी आपको समझना है कि हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, आप इसके बहुत डेप्थ को तब समझेंगे जिस गहराई से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हों, आपको 60-70% ही चीज़ें समझ में आ रही होगी, लेकिन जब आप नोट्स को पढ़ेंगे और 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है कि मुझे 100% चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। 100% चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती है। ठीक है, और एक चीज़ है कि आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने लोगों को तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, इतने लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड कंडीशन में हैं। ठीक है, और चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं, होली के बाद मिलते हैं। आप लोगों को होली के ढेर सारी शुभकामनाएं, और होली के पर्व में, त्यौहार में जितने भी रंगे होती है, आपकी ज़िंदगी में भी उतना रंग है, आपकी ज़िंदगी में केवल और केवल खुशियों का रंग हो। थैंक यू वेरी मच।